नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज बड़ी ही जबरदस्त टॉपिक है, उद्योग और औद्योगिक विकास से संबंधित बातों को हम सब देखेंगे आज के टॉपिक में, ठीक है ना। चूंकि इकोनॉमिक्स के अब एक एक स्टेप करके हम लोग बढ़ते चल रहे हैं, इन स्टेप के माध्यम से आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत में औद्योगिक नीतियों का विकास हुआ, भारत में औद्योगिक नीतियां क्यों लाई गई, स्वतंत्र भारत के पूर्व की दशा में क्या था, वर्तमान के दशा में क्या है। तो इन सभी चीजों का एक क्रमवार तरीके से हम सब आइए अध्ययन करेंगे और देखेंगे। देखिए, हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज आपको संचालित हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि हिंदी इंडिविजुअल का बैच शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। यूपी टेट, ये भी आपको जबरदस्त तरीके से 999 रुपए में आपको शानदार श्रृंखला जो है मिलेगी। ये 999 में आपको जो है किसके लिए है, तो जिन्होंने बीटीसी या आपको बीएड, ठीक ना, बीएड या बीटीसी को पूरा कर लिया है, उनके लिए टेट या सी टेट, आपको यूपी टेट या सी टेट आपको पास करना अनिवार्य है। यदि जिन्होंने पास कर लिया है तो वो सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह यूपी टेट हो या सी टेट हो, या सी टेट यदि कोई विद्यार्थी पास किया है तो सुपर टेट के लिए प्रयास कर सकता है। और ये आपको शिक्षक बनने की प्रक्रिया का अंतिम चरण माना जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 18 से 22 साल के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आपको जो है देता है, ये आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूपी आरओ के लिए ये जबरदस्त आयोग के द्वारा लिया जाता है परीक्षा, इसे समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं। और ये आपको जो है कि हमारी संस्था बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई है। यूजीसी नेट, शानदार तरीके से आप पेपर 1 को तैयारी कर सकते हैं। तो जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी करते चलिए और चीजों को पढ़ते चलिए, देखते चलिए। आइए हम सब बातें करते हैं औद्योगिक संरचना का विकास, यानी 1951 से लेकर अब तक भारत में जो औद्योगिक संरचना या औद्योगिक विकास हुआ है उसके विषय में हम सब बातें करेंगे। एक एक बातों को एकदम आराम से सामान्य तरीके से हम सब जो है इन चीजों का अध्ययन करेंगे। 1951 से लेकर 1965 का काल जो था, ये भारत में औद्योगिकीकरण के आपको जो है कि शुरुआत का काल था। यानी मुख्य रूप से इसमें पूंजीगत और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण काल उद्योग के लिए माना जाता है। चूंकि हम सब पढ़ते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 ईस्वी तक चले, पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को हम सब देखते हैं, जो कि 1956 से लेकर आपको जो है 61 तक इसका काल रहा। और ये आपको जो है कि भारी उद्योग पर आधारित था। किस पर? भारी उद्योग पर आधारित ये आपको योजना माना जाता है। यानी इस काल में आपको कई बड़े बड़े संरचनात्मक रूप से आपको जो है औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई और भारत में अब पूंजीगत और आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया जाने लगा। वर्ष 1981 से 90 का काल, इस काल में आपको जो है कि देश में कहीं न कहीं बार बार सरकारें बदल रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आधारभूत संरचनाओं पर बल देते हुए गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का निश्चय लिया गया। कालांतर में 1983 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और हत्या के फलस्वरूप देश में बड़ा ही आपको जो है कि एक आंदोलन होता है, जिसमें सिख भाई बंधुओं की निर्मम प्रकार से हत्या होती है। उसके बाद राजीव गांधी देश में सरकार प्रधानमंत्री बनते हैं और इनके द्वारा देश में कंप्यूटर और जैसे औद्योगिक इकाइयों के विकास का प्रयास किया जाता है।
भारत में यदि कहा जाए तो कंप्यूटर लाने का श्रेय श्री राजीव गांधी जी को ही है, और उनके साथ उनके सहयोगी सैम पेत्रोदा थे, जो अभी भी है। सैम पेत्रोदा साहब के नेतृत्व में भारत में तकनीकी सूचना आपको आई। आगे चलकर चुके सरकारें इस बीच काफी बदलाव हुआ। चंद्रशेखर जी का, बीपी सिंह का, नरसिम्हा राव का, आपको छोटी छोटी सरकारें कम समय के लिए बदली, और देश में आर्थिक स्थिति की नौबत आ गई। ऐसी स्थिति में आपको देश में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा एक नई सुझाव दी जाती है, जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी 80 से 90 के दशक में आपको जो है इस पे तो बल नहीं दिया जाता, क्योंकि इसी पे आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, इन 2 योजनाओं का क्रियान्वयन 80 से 90 के दशक में आपको होता है। अब यहीं पे उदारवादी औद्योगिक तथा राजकोषीय नीति, अधोसंरचना और भारी विनियोग तथा सेवा के क्षेत्र में तीव्र विकास की बातें आपको 80 से 90 के दशक में आपको की जाती है। अब 91 से अब तक का काल के विषय में हम सब बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। चूंकि 91-92 में 1991-92 में नई औद्योगिक नीति आई। नई औद्योगिक नीति आपको आई, ये याद रखिएगा, ठीक ना। इस नई औद्योगिक नीति को एलपीजी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और इसे लाने का श्रेय आपको जो है इसके अग्रदूत किसे कहते हैं, तो आपको जो है के मनमोहन सिंह जी को इसके अग्रदूत कहते हैं। इसका मॉडल क्या था, तो राव मनमोहन मॉडल के रूप में इसे हम सब जानते हैं। अब इस समय देश में जो औद्योगिक इकाइयां थे जिसपे बहुत अधिक कर था, उन करों को कम करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया। कुछ उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं औद्योगिक लाइसेंसिंग की व्यवस्था का लगभग समाप्त। वर्तमान में 4 मदों में ही लाइसेंसिंग अनिवार्य किया गया। तंबाकू उत्पाद पर, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उत्पाद की चीजों पर आपको जो है कि रक्षा उत्पाद, औद्योगिक विस्फोट एवं जोखिम वाले रसायनों पर आपको जो है कि लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। बाकी अन्य सभी जगहों से लगभग लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित उद्योगों की संख्या बढ़ाकर आपको जो है घटाकर मात्र 2 कर दी गई। एक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के कुछ विशिष्ट उत्पाद वाले क्षेत्र जो थे, इसको शामिल किया गया। इसी समय 3 क्षेत्रों में एफडीआई, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, प्रतिबंधित कर दिया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में, लॉटरी के क्षेत्र में, जुआ और सट्टेबाजी के क्षेत्र में, और आज भी देखेंगे इन तीनों क्षेत्रों में एफडीआई आपको पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जिसे एमआरटीपी के नाम से जानते हैं, के स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का गठन किया गया। ठीक ना। तो ये आप चीजों को एक बातें कान धर के सुन लीजिए कि चीजें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब भारत में हम बात करेंगे सार्वजनिक उपक्रमों के वर्गीकरण की बातें करेंगे। तो सार्वजनिक उपक्रम की 3 वर्गीकरण किया गया। एक आपको मिनी स्तर पर, दूसरा नवरत्ना स्तर पर और तीसरा महारत्ना स्तर पर। ये बातें आप याद रखो, ठीक ना। मिनी स्तर पर कुल उद्योगों की संख्या आपको कितना है, तो कुल उद्योगों की संख्या 74 है। कितना?
74 कुल उद्योग पर है। मिनी रत्ना योजना 9 अक्टूबर से आपको जो है 1997 ईस्वी में मिनी रत्ना योजना आई। नवरत्ना योजना भी 22 जुलाई 1997 ईस्वी को आई और महारत्ना आपको 24 दिसंबर 2009 को आई। इसमें कुल उद्योगों की संख्या 14 है, जबकि महारत्ना में कुल उद्योगों की संख्या बेटा 11 औद्योगिक इकाइयां जो है ये आपको महारत्ना के अंतर्गत आती हैं। ठीक ना, तो ये बातें भी आप याद रख लो। 11 आपको जो है वर्तमान में 11 है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कुल महारत्ना कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 11 वर्तमान में आपको है। नेक्स्ट, औद्योगिक रुग्णता, ये बातें आप याद रखो। इसका हम लोग परिचय के रूप में देखते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1985 ईस्वी में औद्योगिक आपको रुग्णता या रुग्णता औद्योगिक कंपनी अधिनियम पारित किया गया। रुग्णता का मतलब समझते हैं कि नहीं, यानी वैसी कंपनी जो सिक हो, बीमार हो, उन कंपनियों की बीमारी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा आपको जो है 1985 ईस्वी में रुग्णता औद्योगिक कंपनी अधिनियम लाया गया। बाद में 1987 ईस्वी में संवैधानिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना भी आपको की गई। बाद में 2 अधिनियम और पारित किए गए, जिसे हम लोग आपको कंपनी अधिनियम 2002 के नाम से जानते हैं और कंपनी अधिनियम 2002। एक में आपको क्या था, तो प्राथमिक उत्पादकों के लिए आपको था, और दूसरा राष्ट्रीय कंपनी के विधि ट्रिब्यूनल के विषय में बातें की गई थी। यानी भारत में अब ट्रिब्यूनल कोड की स्थापना के विषय में भी चर्चा परिचर्चा किया गया। नए अधिनियम के तहत 4 वर्षों में किसी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्षों के अंत में इसकी संचित हानि इसकी नेटवर्थ का यदि 50% या इससे अधिक या लगातार 3 तिमाही तक अपने ऋणदाताओं को भुगतान करने में असफल रहती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को के ऊपर जो है कि नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कारण आपको जो है कच्चे माल की अनियमित पूर्ति, मांग एवं साख से संबंधित आपको नियंत्रण, बिजली की कटौती, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, आयोजन और विनिर्माण अवस्था में कमी, वित्तीय समस्याओं में आपको जो है कि ये रुग्णता का कारण, ठीक ना, ये औद्योगिक रुग्णता का कारण क्या है, औद्योगिक रुग्णता का कारण बताया जा रहा है, ठीक ना। उद्यमकर्ताओं की अयोग्यता, प्रबंध संबंधी समस्याएं, श्रम संबंधी समस्याएं या दोषपूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी, ये आपको औद्योगिक रुग्णता के लिए ये सभी कारण खोजे गए कि इन्हीं कारणों से इंडस्ट्री जो है वो सिक पड़ी है, बीमार पड़ी है। नेक्स्ट, इसके परिणाम क्या हुए, तो परिणाम के रूप में जब अधिनियम आए तो धनों का अपव्यय बढ़ा, औद्योगिक अशांति आई, रोजगार की संभावना में ह्रास हुआ, बैंकों का अन्य वित्तीय संस्थाओं को हानि हुई, ये निवेशकों एवं उद्यमकर्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा, संबंधित इकाइयों पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाई गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, जबरदस्त तरीके से आपको दी गई है। ये वीडियो की क्लास जो है, किताब जो है जबरदस्त बुक है, आप वीडियो के बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं। ये मात्र 199 रुपए का है, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी इसके साथ फ्री में दिया जाएगा, ठीक ना, फ्री में प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। पेट कम्बो की बुक, ये आपको इसके साथ भी प्रैक्टिस सेट है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और ये 350 रुपए में
आपको उपलब्ध है। पेट की बुक मात्र 300 रुपए में। आरो यारो की ये हिंदी की बुक है, ठीक ना, किसकी? हिंदी की बुक है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। जबरदस्त बुक आपको अपने आप में है। लगभग इसमें कोई ऐसा प्रश्न एग्जाम का नहीं जो इससे छूट गया हो, ठीक ना। तो एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें और पढ़ते चलें। ये आपको 300 रुपए में हमारी संस्था जो है लेखपाल के कम्बो बुक दे रही है। आप कम्बो बुक को परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सुधार के उपाय। क्या क्या सुधार के उपाय किए जा सकते हैं? यानी बैंकिंग सेक्टर जो है कि अब बैंकिंग से ही ध्यान देते हैं। बैंकों द्वारा उठाए गए कदम, रुग्णता को दूर करने के लिए नई औद्योगिक नीति को लाने के लिए बैंक क्या करता है? तो इन इकाइयों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की सुविधा देगा बैंक, पहली बात। यानी बैंक जो है कि अब उन्हें ग्रो कराने का जिम्मेदारी बैंकों के ऊपर दी गई। ब्याज की दरों में भी आपको दरों पर वसूली करेगा, घटी दरों पर। यानी जो पूर्व में ज्यादा ब्याज था उन ब्याजों पर नहीं, बल्कि जो जब से नियम आया तो नियम आने के बाद जो ब्याज दिया गया कि जैसे पहले 8% था, 8% के बाद घटाकर 5%, तो जो नई ब्याज दर लागू है उस पर आपको ब्याज की वसूली की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को और संस्थाओं को यह राहत दिया गया कि किसी तरह औद्योगिक इकाइयां पूर्ण रूप से आपको संचालित हो जाएं। यह बैंक का प्रयास हो रहा है। बकाया ऋणों के एक अंश को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। यानी कि भैया 1-2 महीने 2 साल का 1-2 साल का आप समय ले लीजिए, ब्याज तो देंगे लेकिन आपको जो है कि धीरे धीरे करके दीजिए। उसे रोक दिया गया कि किसी तरह इंडस्ट्री जो है वो आपको चलना प्रारंभ हो जाए। अब बैंक ने अपना यह सुझाव दिया तो सरकारी नीतियों में भी बदलाव किया गया उसे दूर करने के उद्देश्य से। क्या बदलाव किया गया? तो इन बदलावों में 1981 ईस्वी में केंद्रीय सरकार ने प्रशासनिक मार्गदर्शन में, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शन में आपको जो है सरकारी नीतियों का निर्माण किया गया। यानी जो है कि केंद्रीय सरकारी के प्रशासनिक मार्गदर्शन में, राज्य सरकारों के मार्गदर्शन में और वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शन में, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर आपको जो है रुग्ण पड़ी, बीमार पड़ी सीकर कंपनियों को उठाने का प्रयास करती है। भारत की औद्योगिक विनिवेश बैंक लिमिटेड, आपको जो है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्बोर्ड का गठन किया गया। तो ये सारी संस्थाओं का गठन सरकार के द्वारा किया गया। आइए बातें करते हैं हम सब विनियोग की। विनियोग किसे कहते हैं, सॉरी विनिवेश किसे कहते हैं? तो विनिवेश का तात्पर्य बेटा है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय निजी क्षेत्र को करती है। यानी विनिवेश का मतलब सिंपल भाषा में यदि आपसे कहा जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं, जो अभी हाल फिलहाल खूब चर्चा परिचर्चा में है कि सरकार जो है LIC को बेच रही है, सरकार जो है सेल को बेच रही है। बेचने का मतलब है यहां पे जो बेचना शब्द हम लोग कहते हैं तो इकोनॉमिकल भाषा में उसे ही विनिवेश के नाम से हम सब जानते हैं। यानी इसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है, जिसका प्रभाव बुरा भी पड़ता है और अच्छा भी पड़ता है। दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इससे एक चीज होगा कि देश में पूंजीपतियों की संख्या में वृद्धि होगी। यानी देश जो है पूंजीवादी व्यवस्थाओं पर धीरे धीरे आधारित होना प्रारंभ हो जाएगा।
अर्थव्यवस्था को तेजी से गति मिलेगी, लेकिन बेरोजगारी की दर में भी उसी दिशा से आपको बढ़ेगी। स्किल्ड पर्सन को रोजगार मिलेगा, लेकिन अनस्किल्ड पर्सन को रोजगार नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार के द्वारा कई स्किल्ड आपको जो है कि योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया है। सरकार ने कौशल संबंधी सुधार में आपको लाने के लिए कई योजनाओं को संचालित किया है। अब विनिवेश समझ गए सभी लोग? समझे कि नहीं? हाँ या ना बता दो। सभी लोग यदि समझ गए तो आगे चलें। यानी कह सकते हैं कि जो सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनियां हैं जैसे भेल, गेल, एनटीपीसी, इनमें आपको जो है प्राइवेट लोगों की हिस्सेदारी सरकार जो है वो बढ़ा देती है। बढ़ाने का मतलब है कि जो सरकार की हिस्सेदारी थी, सरकार बेच के अपने पास उसके बदले में पैसा ले लेती है और प्राइवेट लोगों का हिस्सेदारी सरकारी तंत्र में बढ़ जाता है। ठीक ना? तो इसे ही हम विनिवेश के नाम से जानते हैं। अब यहां पे कितने प्रकार से हो सकता है विनिवेश? तो विनिवेश जो है सांकेतिक विनिवेश और राजनीतिक विनिवेश। सांकेतिक विनिवेश के अंतर्गत आपको जो है कि सरकार अपने 5%, 10%, 20%, 25%, 49% तक के शेयरों की बिक्री कर सकती है। यानी आपको रहेगी अभी भी सरकार की ही उपक्रम। क्यों? तो जब तक 51% शेयर नहीं जाएंगे तब तक ये प्राइवेट नहीं होगी। लेकिन प्राइवेटों जो प्राइवेट है निजीकरण की ओर तेजी से आपको सरकार जो है बढ़ावा दे। दूसरा राजनीतिक आपको विनिवेश। विनिवेश की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजी तंत्र के नियंत्रण को बढ़ावा दिया जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं प्रोफेशनलिज्म में आपको वृद्धि होती है। जैसे आप देख रहे होंगे भारत में कई कंपनियां, बीएसएनएल का नाम सुना होगा आप सबने, सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं बीएसएनएल। बीएसएनएल भारत संचार लिमिटेड जो है भारत की दूरसंचार की बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग आईएएस आईपीएस अधिकारी उस संस्थान में काम करते हैं। वो कई ऐसी नीतियों को बनाती है। मुझे याद है जब आपको मोबाइल सेवा की शुरुआत की गई थी, सारे टावर बीएसएनएल के लगे हुए हैं, ठीक ना? और बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं है। क्या दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? आप बताइए। बीएसएनएल आपको नुकसान में है। कैसे नुकसान में हो गया? एयरटेल, जियो, आपको सारी कंपनियां आपको फायदे में है, बीएसएनएल कैसे नुकसान हो गया? जबकि उसके पास मैन पावर कम है, कि आपको जो है कि टेक्नोलॉजी कम है, किसी भी मामलों में कम नहीं है। लेकिन उसके पीछे कम होने का कारण है सरकारी नीतियां, जो उसमें एम्प्लॉय हैं काम न करने के कारण। प्राइवेट में देखते होंगे जगह जगह कैंप लगता होगा, सिम बेचो, फलना बेचो, ले जाओ, टारगेट बेसिस। वहां आपका खा के हराम का एकदम आराम कर रहे, कुर्सी तोड़ रहे, कोई आए जाए भखड़े जाए, कोई मतलब नहीं है। और फिर रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जाएगी तो कहा जाएगा सरकार नुकसान में है। टावर लगा है बीएसएनएल का और काम करता है एयरटेल, काम करता है जियो। ठीक। एक याद है कि 2007 ईस्वी में, 6-7 ईस्वी में कॉइन सिस्टम आया था, 1 रुपया जगह जगह लगाने का। 1 रुपया आप डालिए और बतियाइए, जितना रुपया डालते जाएंगे उतना बात होगी, जितना डालेंगे बात होगी। यह सिस्टम था। यह बीएसएनएल के दिमाग की उपज थी। और बीएसएनएल को इसका इंप्लीमेंटेशन करने में आपको जो है कि 6 महीने, आपको साल भर लग गए। और जिस दिन ये प्लान दिए उसके 3 दिन बाद एयरटेल और रिलायंस वालों ने चालू कर दिया। हचेसन ने कहा चालू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकारी नीतियां होती हैं, ढील ढाल नीतियां, वे इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। इसलिए विनिवेश 2 प्रकार का किया गया, एक सांकेतिक विनिवेश, दूसरा रणनीतिक विनिवेश। ठीक ना?
रणनीतिक विनिवेश का मतलब है स्ट्रेटेजिकल तरीके से प्लानिंग किया गया और जो है स्किल्ड पर्सन, प्रोफेशनलिज्म यानी प्रोफेशनल लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य बेटा आपको जो है सार्वजनिक उपक्रमों पर सरकारी व्यय को कम करके राजकोषीय घाटा कम करना और उद्यमी प्रबंधन को व्यवसायिक या मजबूत बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ाना, उपक्रमों की उत्पादकता में वृद्धि करना, निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, निवेश पर पर्याप्त लाभ प्राप्त करना, ये सभी चीजें आपको जो है कि विनिवेश का आपको उद्देश्य यही था। विनिवेश का उद्देश्य क्या था? तो आप कह सकते हैं कि विनिवेश का उद्देश्य जो है अधिक से अधिक सरकार जो है पूंजी को प्राप्त करना चाहती थी। वर्तमान विनिवेश नीति क्या है? तो पीएसयू से लोगों के स्वामित्व को प्रोत्साहित किया जाए, सीमित हिस्सेदारी की बिक्री वाले मामलों में सरकार कम से कम 51% शेयर अपने पास रखेगी और 50% तक या अधिक शेयरों को रणनीतिक विनिवेश के तहत बेचा जा सकता है। तो ये बातें आप याद रखो। 1999 में हुए विनिवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सरकारी कंपनियों के कम से कम 51% शेयर की बिक्री की गई। रणनीतिक साझेदार के शेयर की थोक बिक्री, जिसके पास संबंधित क्षेत्र का अनुभव, अधिक सार्वजनिक उपक्रमों पर निवेश किया। ठीक ना? अब हम लोग बात करेंगे एमएसएमई, जिसे हम लोग सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु एवं मध्यम उद्योग के नाम से जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में के जीडीपी में आपको एमएसएमई का योगदान 30% के आसपास एमएसएमई का है। एमएसएमई कानून 2006 ईस्वी में बना। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। विनिर्माण और सेवा उपक्रम 2 क्षेत्रों में आपको किया गया। एमएसएमई उपक्रमों का वर्गीकरण पहले प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश के आधार पर किया गया। बाद में एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत आपको संशोधन करके 2020 में विनिवेश आपको विनिर्माण एवं सेवा इकाइयों के नए कंपोजिट मापदंड को अपनाया गया। अब देखो, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग किसे कहते हैं? जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश 1 करोड़ से अधिक ना हो और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक ना हो, तो उसे हम लोग लघु उद्योग के नाम से जानते हैं। ऐसे संयंत्र जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी आपको लगाया गया हो और 10 करोड़ से अधिक का निवेश ना हो और टर्नओवर आप 50 करोड़ से अधिक ना हो, तो वह सूक्ष्म उद्योग के नाम से जानते हैं। अब देख लो, याद कर लो, यहां पे 1 करोड़ है, यहां पे 10 करोड़ है, यहां 5 करोड़ है, यहां पे 50 करोड़ है। अब देखो, मध्यम उद्योग उसके कहते हैं जहां 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं किया गया हो और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक नहीं हो, तो वो आपको एमएसएमई कंपनी के नाम से जानी जाती है। ये आप याद रखो। आरओ शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाई गई है। आप इसे पढ़ सकते हैं। जबरदस्त तरीके से आप सबके लिए ये लाभप्रद है और आप सबके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा। ठीक, तो ये आपको जो है कि 2499 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमएसएमई के अंतर्गत आपको जो है विभिन्न योजनाएं काम करती हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, आपको प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना, बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरूकता निर्माण योजना, उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम योजना,
डिजिटल एमएसएमई योजना, इसी के अंतर्गत देख रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट बहुत तेजी से काम कर रही है, ठीक ना। खरीद एवं विपणन सहायता योजना, पारंपरिक उद्योग के पुनरुत्थान के लिए निधि योजना, टूल रूप में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र आपको जो है ये स्थापित किए गए। एमएसएमई के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा कुछ पहल भी किया गया। क्या किया गया? यूएएम यानी उद्योग आधार ज्ञापन मेमोरेंडम जो है, इसे आपको जो है सरकार के द्वारा कहा गया कि ठीक है उद्योग आधार ज्ञापन दीजिए। सरकार के द्वारा ज्ञापन निकाला गया कि फला चीजों का आप लगाइए और आपको जो है मदद की जाएगी। सरकार भी इसमें मदद करने के लिए तैयार हुई। अब जैसे ही मदद करने के लिए तैयार हुई तो उद्योग जगत के लिए रोजगार का केंद्र भी विकसित हुआ। यानी जब नई नई इंडस्ट्री या चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जब लगेगी तो जाहिर सी बात है कि आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि भी देखने को मिलेगी। वही कंडीशन, रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि आपको देखने को मिली। एमएसएमई के पुनरुद्धार और आपको पुनर्वास के लिए रूपरेखा तैयार किया गया। ASPIRE यानी ग्रामीण औद्योगिक एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई आधारभूत कार्य महत्वपूर्ण रूप से किए गए, ठीक ना। तो ये बातें भी आप सब देखते चलिए, याद करते चलिए। नेक्स्ट, एमएसएमई के 12 सूत्रीय कार्य योजनाओं को हम सब देखेंगे। क्या क्या है इसमें? तो ऋण तक आसान पहुंच के लिए ऋण पोर्टल का निर्माण किया गया, औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गई, ब्याज अनुदान की व्यवस्था की गई, यानी ब्याज दर में जैसे आप 100% 1 करोड़ रुपए दिया, आपको जो है कि 70 करोड़ रुपए सरकार आपसे लेगी, 30 करोड़ की अनुदान राशि के रूप में आपको देगी। फार्मा कंपनियों को सहायता की, चूंकि मेडिकल स्वास्थ्य जो है उस पर सबसे ज्यादा लोगों का धन खर्च होता है, इसलिए इन चीजों पर आपको जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया। नगद प्रवाह को निश्चितता दिया गया, अधिक से अधिक आप डिजिटलाइजेशन आप देख रहे होंगे, आपके पास सब लोगों के पास फोन पे, गूगल पे, फलना ढिकना, तो ये जो है कि एक निश्चित दिशा में आपको किया गया। सरकारी योजनाओं को सरलीकरण किया गया। जब कोई इंडस्ट्री लगाने आता था तो पता चला लगाते लगाते साल बीत गया, बिजली का कनेक्शन लेने में उसे 1.5 साल बीत गया, बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, सरकार इतना नियम। तो इन सभी चीजों में आप भारत में आइए, प्रचार देख रहे होंगे कि आप आइए और 24 घंटे के भीतर आपको बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, 24 घंटे के भीतर आपको जो है कि पानी की व्यवस्था करा दी जाएगी। तो ये सरकार इस तरह से नीतियां भी ला रही है जिससे लोगों को अधिक से अधिक आपको रोजगार अवसर हो, बड़े बड़े उद्योगपति, अधिक से अधिक उद्योग आपको लगे। अनिवार्य सार्वजनिक खरीद पर आपको जो है कि अनिवार्य सार्वजनिक खरीद किया गया। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति कर दी गई। महिला उद्यमों को बढ़ावा दिया गया। महिला आसान पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई, यानी आपको जिस तरह से दिया जा रहा है उसी रूप में हमको दीजिएगा। पर्यावरण को भी सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया, क्योंकि पर्यावरण यदि सही नहीं रहेगा तो बाकी की चीजें स्वतः सही नहीं होंगी। जीईएम पोर्टल आपको चालू किया गया। अध्यादेश एवं कंपनी अधिनियम को लाया गया। 1991 से पहले की नीतियां क्या थी? तो संगठनात्मक ढांचा में आपको जो है कि 1955 से राष्ट्रीय आपको लघु उद्योग निगम बने हुए थे। 4 क्षेत्रीय लघु उद्योग विकास निगम थे। 1955 में औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और लघु उद्योग के लिए आरक्षण दिया गया था। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो कि वर्ष 1990 ईस्वी में इसे आपको जो है 89 नहीं 1990 ईस्वी में आईडीबीआई जिसे बोलते हैं आईडीबीआई, ठीक ना, ये आपको जो है इसके स्थापना की गई। नई औद्योगिक नीति में क्या किया गया? तो इसमें अति लघु क्षेत्र के विनिवेश आपको जो है सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख
कर दी गई। अति लघु क्षेत्र की इकाइयों के विकास के लिए एक अलग से पैकेज की घोषणा की गई। व्यवसाय संगठन और कानूनी दौर जिसे सीमित साझेदारी की संज्ञा दी गई। ग्राम विकास अधिकारी, शानदार बैच, आप सब इसे परचेज कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। 1299 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा इसे पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज करिए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। लघु एवं कुटीर उद्योग की समस्याओं के विषय में भी हम सब बातें करेंगे। वित्त तथा साख के विषय में बातें करेंगे। पुराने मशीनरी एवं उपकरण के विषय में बातें करेंगे। विपणन की समस्या के विषय में, कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त आंकड़ों की अनुपलब्धि, आर्थिक सुधारों एवं भूमंडलीकरण के प्रभाव। यानी लघु और कुटीर उद्योग जो है ये क्यों तेजी से इसका डिक्लाइन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो उन ह्रास के पीछे आपको जो है कि वित्तीय साख जो है वो फाइनेंस और गुडविल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। पुराने मशीनरी चूंकि तेजी से तकनीकीकरण बदल रहा है, कम समय में अधिक चीजों का उत्पादन किया जाने लगा है। ऐसी स्थिति में यदि अनस्किल्ड पर्सन है तो वो काम को नहीं कर सकता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र ही देख रहे होंगे, पहले आपको जो है कि लोग बहुत दूर पढ़ने जाते थे, आज घर पढ़े, मोबाइल आप देख रहे होंगे, मोबाइल देख रहे हैं, सभी लोग खोले हैं और सारी सुविधाएं, सारी चीजें विस्तृत रूप से आपको मिल जा रही हैं। अब आपको लंदन जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप चीजों को सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है, इन चीजों को आपको जो है ये समस्याएं थी, इन्हीं समस्याओं के कारण आपको जो है लघु और कुटीर उद्योग का विकास बहुत नहीं हुआ। औद्योगिक नीति 1948, इस देश में उद्योगों की 4 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में आपको 3 महत्वपूर्ण उद्योग आते हैं। कौन कौन? अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध सामग्री उद्योग, परमाणु उद्योग और रेल परिवहन। इसमें आपको जो है अभी इन दोनों में एफडीआई की सुविधा नहीं है, लेकिन रेलवे में सरकार ने एफडीआई कर लिया है, प्राइवेटाइजेशन की बातें की जा रही है। द्वितीय श्रेणी में कुल 6 उद्योग आते हैं। कोयला उद्योग, इस्पात उद्योग, वायु निर्माण, जल निर्माण, खनिज निर्माण, टेलीफोन और वायरलेस। ये आपको जो है 6 उद्योग इसके अंतर्गत आपको आते हैं। तीसरी श्रेणी में 18 उद्योग आते हैं। इसमें मशीनी टूल्स, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र आदि। चौथी श्रेणी में से सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाता है। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के विषय में हम सब थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। 1956 ईस्वी में आपको जो है के अंतर्गत 1987 और 2006 में इसमें संशोधन करके एमएसएमई मंत्रालय के अधीन आपको इसे कर दिया गया है। इस संस्था का खादी एवं ग्राम उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार प्रस्तुत करने का सामाजिक उद्देश्य है, बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य है, जनता में आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ समाज की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य के रूप में देखा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, आइए हम लोग बातों को देखते हैं। गांव में निम्नतम प्रति व्यक्ति निवेश के साथ ही विकेंद्रीकरण क्षेत्र में गैर कृषिगत रोजगार को मुहैया कराने का एक संगठन के रूप में हम उसे जानते हैं। ये बात भी आप याद रखिए। कौशल विकास, तकनीकी स्थानांतरण, अनुसंधान एवं विकास, मार्केटिंग जैसी समस्याओं के लिए भी गतिविधियों को चलाना भी आपको खादी ग्राम उद्योग का काम बढ़ा दिया गया है। आयोग की योजनाएं एवं क्रियान्वयन क्या था? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इसके अंतर्गत काम करता है। ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाण पत्र योजना भी इसके अंतर्गत काम करता है। व्यापारिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना भी इसके अंतर्गत काम करता है और खादी सुधार में विकास कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत काम करता है। अब हम लोग छोटे छोटे कुछ उद्योगों के विषय में बातें करेंगे। नमक उद्योग, ये आपको जो है भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। पहले नंबर पे चीन और अमेरिका दूसरे नंबर पे। वार्षिक उत्पादन भारत में 660 लाख टन आपको किया जाता है। आयोडीन युक्त नमक के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में है।
1953 में नमक में आत्मनिर्भरता भारत ने प्राप्त कर लिया था। निर्यात बाजार में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में गुजरात राज्य नमक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। ये बातें आप याद रखिए। यानी गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु मिलके देश के 95% नमक का उत्पादन करते हैं। नया बैच शानदार तरीके से 1499 रुपए में आपको उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। देखिए रबड़ उद्योग। रबड़ उद्योग भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में रबड़ उद्योग वनस्पतियां आपको मिलती हैं। विश्व की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलों के यह मानी जाती है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, श्रीलंका ये आपको जो है उत्पादन में रबड़ के क्रमशः हैं। भारत विश्व के उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। विश्व में रबड़ का प्रयोग सबसे अधिक आपको जो है किसके द्वारा किया जाता है? टायर और ट्यूब बनाने में किया जाता है। और यूएसए सबसे अधिक आपको प्रयोग करता है। रबड़ उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं तापमान 25 से 30 डिग्री, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक आपको जरूरत है। आइए कांच उद्योग के विषय में देखें। लाइसेंस मुक्त उद्योगों की श्रेणी में आता है। कांच एक विशिष्ट प्रकार की रेत, बालू जिसे बोलते हैं, ठीक ना, सिलिका बालू से आपको इस उद्योग को बनाया जाता है। सिलिका की मात्रा इसमें आपको जो है कि 88 से 99% तक रहता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के रूप में आपको जाना जाता है। यह अकार्बनिक पदार्थ है। भारत में कर्नाटक का बेलगाम एवं उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद कुटीर उद्योग के अंतर्गत आपको आता है। फिरोजाबाद में है चूड़ी, सब याद होगा, चूड़ियों का निर्माण जो है, चूड़ियां आपको सबसे अधिक कहां बनती हैं? तो फिरोजाबाद में है आपको चूड़ियां बनती हैं। भारत कांच का प्रथम कारखाना वर्ष 1993 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 7 प्रकार के उत्पादकों में फ्लैट ग्लास है, आपको सीट, फ्लोट, फिगट, यार्ड, सेल्फी, मिरर ग्लास, फाइबर और आपको जो है ब्लू ग्लास, हेलो ग्लासवेयर, लेबोरेटरी ग्लासवेयर, टेबल एवं किचन ग्लासवेयर, कांच की चूड़ियां एवं कांच के अन्य सामान इसके अंतर्गत आपको बनते हैं। चमड़ा उद्योग उत्पादन एवं निर्यात में होने वाली आय एवं रोजगार की क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। संसार का लगभग 90% चमड़ा जो है गोजातीय पशुओं एवं भेड़ बकरियों से के खालों से तैयार किया जाता है। देश के 10 लाख रोजगार उद्योग जो है ये चमड़ा उद्योग में हिस्सेदारी है। लगभग 3% आपको विश्व में भारत की हिस्सेदारी मानी जाती है। टायर एवं ट्यूब उद्योग आपको भारत विश्व में चुनिंदा देशों में है जहां आपको इस उद्योग का निर्माण हो रहा है, यानी विकास हो रहा है। घरेलू मांग पर पूरा करने के लिए जरूरी सभी प्रकार के टायरों का निर्माण भारत में किया जाता है। 2009 ईस्वी में ऑटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमेटिक टायर और ट्यूबलेस टायर की गुणवत्ता में सुधार किया गया। 3 भारतीय कंपनियां एमआरएफ, अपोलो और जेके टायर जो है शीर्ष विश्व की 25 वैश्विक कंपनियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। आप इसे जरूर से पढ़िए, आप सबके लिए काफी लाभदायक है। वस्त्र उद्योग में भारत आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक देश है। विनिर्माण के क्षेत्र में 18% और जीडीपी में 2% इसका योगदान माना जाता है। वैश्विक व्यापार में वस्त्र की हिस्सेदारी आपको जो है 5% है भारत का। जूट उद्योग यानी जूट से बनी वस्तुएं जो है वो जूट उद्योग के अंतर्गत आती हैं। भारत विश्व में जूट उत्पादन में पहला और निर्यात करने में दूसरे स्थान पर है। प्रथम जूट कारखाना जो है जॉर्ज ऑकलैंड के समय में 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था और ये आपको रिसरा जो कि पश्चिम बंगाल में है, कहां पे? पश्चिम बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर आपको है।
आज भी बंगाल जूट के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है, आपको पता होना चाहिए। और बिहार इसके बाद दूसरा, फिर आपको जो है उड़ीसा तीसरा, असम नहीं उड़ीसा आपको जो है तीसरे स्थान पर है, ये आप याद रखिएगा। 1971 ईस्वी में भारतीय जूट निगम की स्थापना हुई। जूट से उत्पादन से संबंधित आपको क्रांति को गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। जूट उत्पादन में आपको जो है भारत के बाद बांग्लादेश विश्व में दूसरे स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। रेशमी वस्त्र उद्योग, देखिए देश में रेशम आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1832 ईस्वी में स्थापित हुआ। विश्व का 80% से अधिक रेशम एशिया में उत्पादित किया जाता है। रेशम के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आपको आता है। भारत का सबसे बड़ा रेशम का उपभोक्ता देश के रूप में जाना जाता है। रेशम की 5 आपको वाणिज्यिक किस्में ज्ञात हैं: मलबरी, ट्रॉपिकल ट्रेसर, ओक टसर, इरी और मूंगा। ये आपको जो है, और 5 किस्म के आपको जो है कि रेशम उत्पादन करने वाला भारत विश्व का इकलौता देश है। सीमेंट उद्योग, इसमें आपको भारत में सीमेंट उद्योग का प्रथम कारखाना 1904 ईस्वी में चेन्नई में किया गया। और ये चीन के बाद भारत विश्व में जो है दूसरे स्थान पर आपको आता है। चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता वाले स्थानों पर सीमेंट का विकास हुआ है। 2019 ईस्वी में प्रति व्यक्ति सीमेंट उपभोग जो है 235 किलोग्राम था। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी भारत के उत्पादक आपको राज्य हैं। तो इस तरीके से आप सबने शानदार तरीके से जो है क्लास को देखा। ये नितिन सर के हैंड रिटन नोट्स है, पीडीएफ के रूप में है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो 1-2 लाइन आपको बता देते हैं। मैंने यहां पे बताने का जो कवर पेज है उस पे लिखा था, जैसे आपको चेस्टर किसे कहते हैं? तो मैनचेस्टर जहां आपको सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, सूती वस्त्रों का आपको उत्पादन किया जाता है, उसे मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, ठीक ना। अब पूछेगा कि एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? एशिया या पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तब बताइएगा ओसाका को कहते हैं। पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तब आप बताइएगा कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जब आपसे पूछे कि आपको जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आप बताइएगा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जब पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब बताइएगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उसी तरह आप डेट्रायट कहेंगे। डेट्रायट क्या होता है? तो जहां ऑटोमोबाइल क्षेत्र से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, मोबाइल इंडस्ट्री का जहां विकास हुआ है, आपको जो है मोबाइल इंडस्ट्री जहां है, उसे डेट्रायट कहते हैं। भारत का डेट्रायट किसे कहते हैं? तो चेन्नई को भारत का डेट्रायट के रूप में जाना जाता है। इसी तरह आप जो है पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो जहां आपको औद्योगिक यानी इस्पात एवं लौह उद्योग का विकास हुआ है, उसे आपको जो है पिट्सबर्ग के रूप में जानते हैं। पिट्सबर्ग आपको जो है कि ब्रिटेन का शहर है। कहां का? न्यू ब्रिटेन का शहर है, यूके का शहर है। लेकिन आपको जो है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप सब जान लीजिए, ये आपके लिए। चलिए आइए हम सब देखते हैं शानदार तरीके से। तो आज का क्लास यहीं तक। आनंद आया होगा, एक स्वर में जबरदस्त तरीके से आपको दिया गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।